Hello everyone, Assalamu alaikum. So welcome to our channel Physics with BKS. So today we are going to solve worksheet of a scan. इसमें राउंड अबाउट 50 MCQs हैं और दो चैप्टर्स पर जो है वो ये कंस्टिट्यूएंट है। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दूसरा है आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स। सो दोनों चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, माइनर हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। टॉपिक्स भी इनके सिलेक्टिव दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए सो ये वर्कशीट सॉल्व करें और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन वगैरह भी आप लोग देख लें। अच्छा, रिजोल्यूशन वगैरह में जिनको मसला आ रहा हो, क्लियर वीडियो नहीं नज़र आ रही हो, तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। सेटिंग्स में जाकर जो वीडियो चल रही है उसको साइड में आपका सेटिंग का बटन होगा, सेटिंग पर क्लिक करें और क्वालिटी को बढ़ाकर 720 पर या 360 से अबोव करके देखें तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले तो आप इसकी की देख लो, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इसमें। अच्छा, मैं डायरेक्टली आपको की इसी वजह से भी नहीं दिखाता क्योंकि जब मैं सॉल्व करवाता जाता हूँ, क्योंकि ये एक एक चीज़ मैंने वेरीफाई नहीं की होती की से, तो एक एक चीज़ मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ तो उसके हिसाब से फिर आप की बना लो, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी तो मिल रहा है ना उसके साथ। चलो ये देख लो आप। ठीक है। अच्छा, तो और दूसरी वर्कशीट्स जो काफ़ी चैप्टर्स की हैं वो भी मैंने अपलोड की हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट है, वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इवन दी मोमेंटम वगैरह, जो कि प्रोजेक्टाइल में आपने पहले नहीं सुना होगा कि चेंज इन मोमेंटम वगैरह का एमसीक्यूज़ वगैरह हो सकते हैं वो आपने देखे हो। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो पहला एमसीक्यू है वो है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। तो क्यूरी जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट एक्टिविटी का, और एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड आपके पास जो होता है उसे हम अपना क्यूरी बोलते हैं, ओ सॉरी एक्टिविटी बोलते हैं। और इसके बाकी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि क्यूरी हो गया, बेक्यूरल हो गया और रदरफोर्ड वगैरह हो गया, तो वो सब आपने देख लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लेमन सीरीज इज लेमिन सीरीज इज़ अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, पेस्चिन इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो लेमिन वगैरह ये कंटिन्यूस वगैरह नहीं है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बनती है। ये लेमिन, पेस्चिन, ब्रैकेट, फंड्स वगैरह, ये जो पूरी अपना स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये लाई करती हैं हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में। ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती हैं, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। और उसके साथ साथ इनका आपने याद रखना है कि लेमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर आती है, और लेमन उसके बाद बामर, बामर जो है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। बामर जो है वो विजिबल के रीजन के अंदर होती है, विजिबल रीजन के अंदर। और उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो वो जो रेज अपना सीरीज़ है वो इंफ्रारेड वाली सीरीज़ है। अच्छा, और जैसे आप डाउन दी स्पेक्ट्रल लाइंस आओगे, डाउन दी स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब लेमन, बामर, पेस्चिन, ब्रैकेट, पी फंड, तो लेमन की जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद बामर, उसके बाद पेस्चिन, ब्रैकेट, पी फंड। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो ये सब चीज़ें इनको कोऑर्डिनेट करके पढ़ना है आपने और इस तरह से देखना है। अब ऑप्शंस देखो, अब आपको मिल जाएगा ऑप्शन जो राइट है। पेस्चिन लाइज इन दी इंफ्रारेड। ठीक है। अच्छा, बामर अल्ट्रा वायलेट में, तो हमने पढ़ा कि बामर जो है अल्ट्रा वायलेट से नहीं है। अच्छा, स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है। अच्छा, लेमन, बामर, पेस्चिन। अब बामर हमने पढ़ा कि विजिबल रीजन के अंदर आता है, और उसके बाद जो सीरीज़ वगैरह आती हैं वो पेस्चिन और ब्रैकेट, पी फंड वगैरह वो किसके अंदर आती हैं? इंफ्रारेड के अंदर। तो दिस वन इज़ दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लेमन एंड बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि रेशो निकालना है, आपने रेशो निकालना है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ लेमन एंड बामर का। तो इसमें समझने वाली एक चीज़ ये है कि फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है दैट इज़ इनवर्स। तो जब आप लेमडा का रिलेशन निकालोगे, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके लिए बोला है? लेमन और बामर के लिए। और कौन सी? लॉन्गर वेवलेंथ।
तो जब आप लॉन्गर वेवलेंथ निकालोगे तो आप किसके लिए रखोगे, लेमडा बामर अपान लेमडा लेमन। तो ये आपने इस अरेंजमेंट के हिसाब से रखना है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं ये चीज़ बता दूं कि लेमडा जो होती है, लेमडा मैक्सिमम तब एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है फ़ौरन दूसरे शेल से आ रहा हो। अगर एक पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर सपोज़ करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आया है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आया है, या तो वो काफ़ी दूर से आया हो या वो बराबर वाले शेल में से आया हो। तो अगर ये बराबर वाले शेल में से आएगा, अगर ये N1 में आया है तो ये N2 से आएगा, तो ही इसकी लेमडा क्या होगी, लेमडा होगी इसकी मैक्सिमम। अगर लेमडा आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम लेमडा के लिए क्या होगा, अगर N1 जो है वो 1 के इक्वल है तो आपके पास N2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन्फिनिटी के, तभी आपके पास जो लेमडा होगी वो मिनिमम होगी। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये इस लेमडा मैक्सिमम जो है वो कब एमिट होती है, क्योंकि ये काफ़ी करीब से आ जाता है। इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। और लेमडा मिनिमम इन्फिनिटी से आने में क्यों होती है, यानी कि इन्फिनिटी में से आने में से लेमडा आपकी मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आता है, ठीक है, काफ़ी ये दूर से आता है, इसकी एनर्जी हाई होती है और फ्रीक्वेंसी हाई, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है मिनिमम। तो ये चीज़ें हैं कुछ समझने की, आपने लेक्चर्स वगैरह में भी समझी होंगी। और अगर किसी को लेक्चर्स में मसला है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो वन शॉट तो नहीं, बस दो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इसको ख़त्म कर दिया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और उन पर जो है प्रॉब्लम्स वगैरह भी करवाएं। तो अगर किसी को डाउट वगैरह हो या कॉन्सेप्ट से समझना हो तो वो वीडियोज़ वगैरह देख सकता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैंने बताया कि आपको लेमन और बामर के लिए लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बामर के लिए निकालते हैं। बामर के लिए क्या होगी, 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू, अच्छा ये याद कर लें, दोनों के लिए लेमडा क्या हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम। 1 अपान बामर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, और ये कौन से शेल में से आएगा, मैंने बताया कि फ़ौरन जो है बाद वाले शेल में। अगर ये 2 है एन की वैल्यू, तो यहाँ पर जो शेल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू आर, ये आपका बना 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 9। अच्छा, ये 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू आर, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 36, ठीक है, और ये आपका आएगा 9 माइनस 4, और ये आपकी ब्रैकेट, ठीक है। ये एलसीएम है सिंपल, अगर किसी को मसला है तो एलसीएम वगैरह करके देख लेना। अच्छा, ये आपका आएगा 5 अपान 36। अच्छा, ये आपका आ गया 1 अपान लेमडा मैक्स। अब आपको 1 अपान लेमडा मैक्स नहीं चाहिए बल्कि लेमडा मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा मैक्स किसके इक्वल मिलेगा, वो आपका मिलेगा 36 अपान 5R। अब ये किसके लिए है, ये है बामर सीरीज़ के लिए। अब आपने क्या करना है, लेमन सीरीज़ के लिए निकालना है। तो लेमन के लिए निकालें तो क्या आएगा, 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू आर। 1 अपान लेमन के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर माइनस, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर, क्योंकि फ़ौरन बाद वाले में से आएगा तभी जो है लेमडा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू, ये आया 1 माइनस, और ये 1 अपान 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। अब 1 में से 1 अपान 4 जाएगा तो ये कितना आएगा, 1 अपान लेमडा इज इक्वल्स टू 3R अपान 4, तो ये आंसर आएगा। अच्छा, 1 अपान लेमडा आपको नहीं चाहिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 4 अपान 3R बन जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपसे बोला गया है कि मैंने आपसे चीज़ बोली है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेमन एंड बामर सीरीज़ का वेवलेंथ रेशो निकालो, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी का इसके साथ उल्टा रिलेशन होता है। तो लेमन और बामर के लिए फ्रीक्वेंसी, अगर लेमन और बामर के लिए बोला गया है तो आपने क्या करना है, बामर और लेमन के लिए निकालना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे, ये पहले बामर की जो वैल्यू है वो रखें 36 अपान 5R डिवाइडेड बाय 4 अपान 3R। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में, तो ये 3R जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 36 अपान 5R, ये मल्टीप्लिकेशन से ये अपना डिवीजन से चला गया मल्टीप्लिकेशन में, 3R चला गया ऊपर, और ये आपका 4 आ गया नीचे, तो ये R से R मर गया, ठीक है, और ये 4 आपका गया इस पर 9 टाइम्स, ठीक है, अपना 4 इस पर गया 9 टाइम्स, R से R ख़त्म, तो ये आपका आया 27:5। सो आई थिंक दिस इज़ दी ऑप्शन ए, 27:5, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन ए है,
और दैट इज़ दी राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी भी हैं और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, तो इन पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है। इसमें एन वगैरह का भी चक्कर वगैरह होता है, एन पी, तो अच्छे से करो। इस वर्कशीट में जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दोनों हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह, वैसे तो सारे ही करेंगे, लेकिन जो भी आपको मतलब हेल्पफुल चीज़ें होंगी मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी आपको बता दूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद कर लें, N2 माइनस N1 ब्रैकेट के अंदर N2 माइनस N1 प्लस 1 और अपान में 2। ये है नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए फार्मूला, लेकिन बशर्ता इसमें ये है कि इसमें N2 और N1 की आपको वैल्यू गिवन हो। यहाँ पर ना तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है और ना ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ रहा है। चलो सपोज़ कर लें कि हमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में से आ रहा है, चौथे में से, पाँचवें में से, इन्फिनिटी से आ रहा है। यू हैव नो आइडिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइन्स हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी शेल में से वो एमिट हो सकती हैं और कितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सपोज़ करेंगे कि इसमें से नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन दी हाइड्रोजन एटम आर इनफाइनाइट। रेशो ऑफ लार्जेस्ट टू शार्टेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज़। अब लेमन सीरीज़ के लिए क्या पूछा गया है? शार्टेस्ट, लार्जेस्ट से शार्टेस्ट वेवलेंथ का रेशो। तो याद कर लें, जब लेमडा मैक्स तो लेमडा मिनिमम आपको रेशो निकालना हो तो उसका एक शॉर्ट फार्मूला है जो आपको काम आएगा, वो है एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद कर लें, एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसमें एन याद कर लें, एन किसके इक्वल है? एन इज इक्वल टू पी प्लस 1 के। इसमें याद करने वाली यही एक चीज़ है। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मतलब एक ही सीरीज़ के बारे में बोला गया हो, कि जैसे कि अगर लाइमन सीरीज़ है तो लाइमन के लिए, क्योंकि बाकी अगर लेमन, तो जैसे हमने यहाँ पर किया लेमन एंड बामर सीरीज़, तो इसमें आप नहीं कर सकते एन और पी वगैरह, इसमें आप कंफ्यूज होगे। अच्छा, तो इसको किस तरह से करेंगे आप? तो लेमन के लिए क्या होता है? लेमन के लिए एन की वैल्यू, अच्छा पी की वैल्यू क्या होगी? पी जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन लेमन के लिए पहले शेल में इंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर माइनस, अच्छा एन स्क्वायर क्या होगा? एन होगा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर ये आपका 4 होगा, और नीचे भी क्या होगा? 2 का स्क्वायर। तो ये किस तरह से बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और नीचे ये 4 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 4/3। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेमडा मैक्सिमम निकालो। मैक्सिमम लेमडा किस तरह से निकालते हैं? जब इलेक्ट्रॉन फोरम बाद वाले शेल में से आ रहा हो। लेमडा मिनिमम कैसे निकालते हैं? जब अब N2 की वैल्यू या बाद वाले शेल की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, दोनों की वैल्यू अलग अलग से निकालो, फिर रेशो निकाल दो, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया। तो इस तरह से भी जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्दी आंसर आ जाए लेमडा मैक्सिमम टू लेमडा मिनिमम का, सो यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज़, न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है? तो मास नंबर बोला गया हो या एटॉमिक मास बोला गया हो, दैट इज़ द सेम थिंग एंड इट इज़ डिनोटेड विद ए। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है z प्लस एन के इक्वल। अच्छा, और z क्या है? z है आपका एटॉमिक नंबर, z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, और n जो है वो क्या है? न्यूट्रॉन्स। n क्या है? n है आपके न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से हमेशा कम होता है, ज़्यादा होता है, इक्वल होता है, समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब किस तरह से है कि अगर हाइड्रोजन एटम का अब एटॉमिक नंबर देखो और एटॉमिक मास देखो, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो एटॉमिक नंबर, ये देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसके इक्वल मिला, ठीक है, और बाद में इससे एटॉमिक जो है मास वो ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि एटॉमिक मास इसके इक्वल है, समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यानी कि कभी ये एटॉमिक नंबर के इक्वल मिल सकता है और कभी उससे ज़्यादा मिल सकता है, उससे कम नहीं होगा। ऑलवेज लेस तो ये नहीं होगा, ऑलवेज मोर, इसमें ऑलवेज लगा है ना, तभी ये गलत हो रहा है। ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी वजह से जो है ना ये तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाएंगे, और इसी वजह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टिकल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। अब जो पिछला मैंने आपको बताया A = Z + N, इसमें से हमने कर लिया कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से आपका न्यूक्लियस बना हुआ होता है। वैसे भी आपको ये चीज़ पता होगी, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में से आपका न्यूक्लियस बना हुआ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन आइसोबार। आइसोबार किसे बोलते हैं? जिसके लिए A की वैल्यू जो है वो सेम हो, A सेम हो। तो यहाँ पर देखें, अच्छा, और एटम का केमिकल एब्रीविएशन क्या होता है? A और ये नीचे Z, ये मास को शो करता है और ये क्या, नंबर को शो करता है, नंबर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम होगी, जिसके लिए इसकी वैल्यू सेम होगी वो अपना आइसोबार होगा। तो यहाँ पर देखें P30 है और SI सिलिकॉन 30, तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो ऑप्शन D विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटा अच्छा, सोडियम न्यूक्लियस कंटेन्स। अब सोडियम के पास क्या क्या है तो निकाल लो डेटा में से। ये है 23 और ये 11। एक्चुअली लिखने का तरीका ये है, इसने थोड़ा सा गलती कर दी है। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ये होता है 23। अच्छा, इसमें ये जो शो करता है ये क्या, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों को शो करता है, एटॉमिक नंबर जो है। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है, क्योंकि इसके पास ओवरऑल कोई चार्ज वगैरह नहीं है। इट इज़ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास। अच्छा, ये 23 वाला क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का सम जो है वो 23 के इक्वल है। अच्छा, और अगर इसमें से मैं न्यूट्रॉन निकालूँ तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन = A - Z। अब A - Z का मतलब क्या है कि 23 में से Z माइनस करो, तो 23 - 11 करोगे तो कितना आएगा? 12। तो यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। तो ये बिल्कुल 9th की केमिस्ट्री वाले बच्चे भी ये कर लेंगे प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन वाला भी ऑप्शन है और 12 न्यूट्रॉन वाला भी ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो मर्ज़ी लगे आपको वो आप करेक्ट कर लो, दोनों ठीक होंगे, गलत नहीं होगा। ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर इसने 12 इलेक्ट्रॉन या कुछ ऐसा लिखना था लेकिन अब खुद भूल गया तो उसकी गलती है। बीटा रेज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटीरियल आर। जो बीटा रेज हम इमिट करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल में से, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो नहीं होते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी इलेक्ट्रॉन्स आर्बिटिंग अराउंड दी न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वो इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते, वो न्यूक्लियस में से ही जनरेट होते हैं। दी चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, हाँ तो ये बात ठीक है कि चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी ये नहीं होते। न्यूक्लियस याद कर लो कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है। तो मैंने आपको लाइव क्लास में भी ये सवाल पूछी थी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होती है तो आप बोलोगे कि नेगेटिव। और बीटा क्या है? बीटा भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं कि न्यूक्लियस पर कौन सी चार्ज होती है तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो न्यूक्लियस में से बीटा निकलते हैं, अल्फ़ा निकलते हैं एंड गामा निकलते हैं। लेकिन बीटा के पास मोस्टली हम इसको जनरली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं। तो ये नेगेटिव जो है इस न्यूक्लियस में कहाँ से आया? तो ये मैंने सवाल आपसे लाइव क्लास के अंदर भी पूछा था। अगर आप अभी देख रहे हो तो इसको देख लेना, वरना ये मुझे आंसर कर देना। आप लोग वैसे भी होशियार बच्चे हो, MD कैट वाले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ़ T इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल देन द फ्रैक्शन दैट वुड रिमेन आफ्टर T/2 हाफ लाइफ। ठीक है, T/2 हाफ लाइफ के बाद जो है फ्रैक्शन कितना बचेगा? तो एक फार्मूला हमारे पास होता है फ्रैक्शन के लिए, वो होता है N/N0 इज इक्वल्स टू 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर T/T। अच्छा, इसमें ये जो स्मॉल t है ये हाफ लाइफ को शो करती है, और हाफ लाइफ किसके इक्वल है? T/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें N/N0 ये किसके इक्वल हमें मिलेगा? 1/2, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा तो मैं किस तरह से रखूँगा? T/2 और ये आपका t, तो ये t से t क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये N/N0 विल बी इक्वल टू 1/2, और ये पावर किसके इक्वल मिलेगा? ये पावर 1/2।
तो याद कर लो, जब भी किसी के ऊपर पावर 1/2 हो तो वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है, यानी कि 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो ये 1 के ऊपर भी अंडर रूट आएगा और ये 2 के ऊपर भी जो है वो अंडर रूट आएगा। 1 का अंडर रूट तो हमेशा 1 होता है और ये नीचे आएगा अंडर रूट 2, यानी कि n/n0 या जो आपका रेशो निकलेगा फ्रैक्शन का रेशो वो किसके इक्वल निकलेगा, 1/√2। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। एक ये फार्मूला n = n0 2 पावर 1/2 पावर n, जिसमें n जो है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स के लिए, और ये दूसरा फार्मूला जो मैंने अभी लिखा, दोनों तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा इसके अपना लिखने में बस फ़र्क है। द रेडिएशंस एमिटेड फ्राम हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। याद कर लो, अब ये हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी कि एक हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैसेस जो है ना आपकी वो तकरीबन लाइन स्पेक्ट्रम देती हैं। द स्पेक्ट्रल सीरीज दैट कंटेन्स ट्रांजिशंस टर्मिनेटिंग ऑन ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे बोल रहा है कि एक ऐसी सीरीज़ जिसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो रही हैं वो ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन पर हो रही हैं। तो हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड लेवल की वैल्यू क्या होती है, उसके अंदर एक शेल होता है, और जब आप एक शेल के लिए ही उसको सपोज कर लेते हो तो पहले शेल से आपकी स्टार्ट जो होती है वो होती है लेमन सीरीज़। लेमन, अगर शेल दूसरे में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आएगी बामर, और उसके बाद तीसरा होगा तो पेस्चन, और उसके बाद ब्रैकेट चौथा, और फंड्स। इसको फंड्स भी बोलते हैं काफ़ी, पी फंड भी बोलते हैं। मुझे पी फंड बोलना सही लगता है तो मैं पी फंड बोलता हूँ, आपकी मर्ज़ी है फंड्स बोलो या पी फंड्स बोलो। द इक्वेशन फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की ये आपके बुक के अंदर भी इक्वेशन लिखी हुई है, E0/hc के इक्वल होती है, और ये डेरिवेशन के अंदर भी है, तो ये सिंपल है, सच कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रम लाई करता है, तो लेमन सीरीज़ जो है अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। पहला जो है अल्ट्रावायलेट कौन सा, लेमन, ये अल्ट्रावायलेट में होता है। और बामर कौन सा होता है, ये विजिबल होता है। और उसके बाद जो होते हैं वो अपना, इसके बाद वाले जो होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड। अच्छा, यूवी है, अगर यूवी अल्ट्रावायलेट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हाई। तो जैसे जैसे डाउन आओगे आप तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, मतलब ये है कि इसकी एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करके पढ़ोगे तो सवाल मिस नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लोगे। पेस्चन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन। जब इलेक्ट्रॉन कौन सी ट्रांजिशन कौन से शेल पर ख़त्म करे, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि क्या, लेमन, बामर, पेस्चन। पेस्चन के लिए क्या होना चाहिए, लेमन, बामर, पेस्चन, थर्ड ऑर्बिट होना चाहिए। अच्छा, पेस्चन के लिए कौन सा फार्मूला होना चाहिए, तो पेस्चन के लिए 1/λ = RH 1/3², तो ये 3 पर टर्मिनेट होना चाहिए, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप U-238 डिकेज कंसिक्यूटिवली इनटू 234, देन द पार्टिकल्स इमिटेड आर। अब क्या बोल रहा है कि एक आपके पास एलिमेंट है यूरेनियम 238 एलिमेंट है आपके पास, और आपके पास उसका एटॉमिक मास जो है 238 है, एटॉमिक नंबर है 92। अब ये चेंज हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट में, कौन से में, 234 जिसका मास है और 92 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो बताओ कि कितने पार्टिकल इसमें से एमिट हुए। अब देखो, ये 238 में से कितना हो गया है, 234। तो एक चीज़ समझने वाली है कि इसमें से तो एक अल्फ़ा चला गया है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि अल्फ़ा का मास कितना होता है, 4, और उसकी चार्ज कितनी होती है, 2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ये 4 कम हुआ होगा, तो ये 4 कम हुआ है तो ये 34 बना है, ये तो हमें समझ आ गया। अब ये इसमें से जब ये चार्ज का 2 कम निकला हुआ होगा तो ये पहले बना होगा U-234, और ये आपका 90, ये 90। अब क्या हुआ होगा, ये 90 पर रुका नहीं होगा। अब आपसे बोल रहा है कि डायरेक्ट कि इसमें से ये कन्वर्ट हुआ है इसमें, इसके अंदर। तो बताओ कि पार्टिकल कितने एमिट हुए हैं। तो आपने देखा कि अल्फ़ा के निकलने से इसका मास भी 4 टाइम्स डिक्रीज़ हुआ, चार्ज भी 2 टाइम डिक्रीज़ हुई। अब इस चार्ज को आपने स्टेबलाइज़ करना है। कौन सी चार्ज को, ये जो चार्ज मैंने थोड़ी देर पहले लिखी, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यूरेनियम 234 और ये 92, ये 90 के अंदर जो कन्वर्ट हो गई, ठीक है, अल्फ़ा के निकलने के बाद, क्योंकि ये अल्फ़ा से 2 कम हो जाएगी। अब इस चार्ज को भी आपने स्टेबलाइज़ करना है। अब चार्ज को बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऑलरेडी, वो क्या चीज़ थी कि बीटा जब एमिट होता है, और कौन सा बीटा, नेगेटिव बीटा। तो जब नेगेटिव बीटा आपका एमिट होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता है,
और जब पॉजिटिव बीटा आपका इमिट होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ याद कर लो। इसका मतलब ये है कि इसमें से दो पॉजिटिव बीटा दो नेगेटिव बीटा भी निकले होंगे, तभी इसका मास जो है वो वापसी 92 पर चला गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल में से एक अल्फ़ा का पार्टिकल निकला है और दो बीटा के पार्टिकल निकले हैं। अब इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। अब इसने बताया नहीं है कि कौन सा बीटा, लेकिन आपने ये अपने माइंड में क्लियर रखना है कि कौन सा बीटा, 1 अल्फ़ा एंड 2 कौन से बीटा, नेगेटिव बीटा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ने अपना एटॉमिक नंबर ने क्या किया है, एटॉमिक नंबर ने इंक्रीज़ किया है। अच्छा, अ काउंट रेट ऑफ 240 पर मिनट रिड्यूस टू 30 काउंट्स पर मिनट इन 1 आवर, द हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स इज। अब आपने क्या बताना है, एक काउंट रेट है आपके पास 240। अब देखो ध्यान से देखना, 240 जो है पर मिनट, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, पर, इस तरह से पर मिनट से वो रिड्यूस हो रहा है किस पर, 30 काउंट्स पर मिनट। और इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको पूरा टाइम लग रहा है 1 आवर में लिख लेता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रही है। एक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि कितने एटम्स एक पर्टिकुलर टाइम में या यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और टाइम के साथ नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की एक्टिविटी डिक्रीज़ करती जाती है। और इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसका जो है ग्राफ वो डिक्रीजिंग कर्व वाला बनता है। अच्छा, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ कौन सी है वो आपने देखनी है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी एक हाफ लाइफ गुजरी होगी, एक हाफ लाइफ के बाद तो इसकी जो वैल्यू बनी होगी एटम्स की वो कितनी हो गई होगी 120। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद, हाफ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम जिसमें आपका जो एटम्स प्रेजेंट हो n नॉट, वो किसके इक्वल हो जाए, n नॉट अपॉन 2 के, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट शुड बी हाफ, देन इट इज़ हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड इन विच द पेरेंट एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अच्छा, तो यहाँ पर अगर एक हाफ लाइफ गुजरी हुई होगी तो क्या हुआ होगा, ये 120 बन गया होगा। अब जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी होगी तो कितना ये बन गया होगा, तो ये बन गया होगा 60। तो तीसरी हाफ लाइफ गुजरी होगी तो ये कितना बन गया होगा, 30 मिनट्स। अब इससे क्या ज़ाहिर हुआ, इससे एक चीज़ ज़ाहिर हुई कि इसको 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, 3 हाफ लाइफ्स, और उसको टाइम कितना लगा है, उसको टाइम लगा है 60 मिनट्स या 1 आवर में इसको बोल दूँ। तो इसकी एक हाफ लाइफ किसके इक्वल होगी, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो 60/3, तो आपका ये आएगा 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स इज़ दी हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट। तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस को आपने टैकल करना है। इसमें देखो मैं ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पता हो और तरीका पता हो, थोड़ा सा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हो ठीक तरीके से, तो वो आप कर लोगे अच्छे तरीके से। इन एन अल्फा डिके के अंदर क्या होता है, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लिया है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन्स नहीं होते। डॉटर न्यूक्लिया पहले क्या कहते हैं, हम पेरेंट को और डॉटर को लिख लेते हैं। ये सपोज़ करें आपके पास एक पेरेंट एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, और अपना एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड। इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ, ये एक्स, एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जेड। तो इसमें से अगर अल्फ़ा निकला तो अल्फ़ा के निकलने से क्या बन जाएगा, ए -4 और ये जेड -2। तो ये है आपका डॉटर, ये है आपका डॉटर न्यूक्लियाई, और ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डॉटर न्यूक्लियस हैज़ 2 प्रोटॉन्स, डॉटर न्यूक्लियस हैज़ 2 प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट एटम। तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन जो बी है वो तो करेक्ट है। पहला ऑप्शन कौन सा था, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लिया है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स सेम नहीं है, इसमें 2 कम हो रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। द डॉटर न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। तो डॉटर के पास एक प्रोटॉन ज़्यादा नहीं होता, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन कौन सा है, द डॉटर न्यूक्लियस हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। तो 2 न्यूट्रॉन भाई कैसे बढ़ेंगे जब एटॉमिक मास ही आपका डिक्रीज़ कर रहा है और एटॉमिक नंबर भी आपका डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोरियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड व्हेन अ यूरेनियम न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर ऑफ थोरियम। अच्छा, अब आपके पास अगर आपको यूरेनियम का एटॉमिक मास अगर पता है तो आप थोरियम का निकाल सकते हो। किस तरह से, आपको इसने बोल दिया है डेटा के अंदर कि यूरेनियम में से जब एक अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा तो आपके पास थोरियम बन जाएगा। तो यूरेनियम के लिए क्या करना है, यूरेनियम के लिए क्या करना है आपको, यूरेनियम का आपको मास पता है 238, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं 238, और ये आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है 92। तो इसमें से जब अल्फ़ा निकलेगा तो इसमें से कितना घटेगा, इसमें से 4 घटेगा, और इसमें से कितना घटेगा, इसमें से 2 घटेगा। तो आपका एलिमेंट जो बन जाएगा उसका मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 234, और इसका होगा 90। तो ये जो है, अब आपसे क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछा है। एटॉमिक नंबर अब क्या बना, एटॉमिक नंबर बना आपका 90। तो इस हिसाब से आप जो है ये चीज़ें खुद से निकाल सकते हो अगर ये चीज़ें पता हो तो। अच्छा, द रेडियो एक्टिव ऑफ न्यूक्लियाइड RA इज इक्वल्स टू 22886 डिकेज बाय इमिशन ऑफ। अच्छा, ये जो सवाल है ना इसमें इनकम्प्लीट है डेटा, क्योंकि इसमें ये 3 पार्टिकल बोल रहे हैं, पार्टिकल कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये बता नहीं रहा, तो इसको आप स्किप कर दो। दी गामा रेडिएशन आर इमिटेड ड्यू टू, तो ये मैंने लाइव लेक्चर के अंदर भी बताया था, और ये आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है कि गामा रेडिएशन इमिट होते हैं आपका, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद दूसरे शेल में जंप करता है, और दूसरे शेल में जंप करने के बाद वो अपनी एनर्जी क्या करता है, वापसी आकर दूसरे शेल में, जिस शेल में से वो पहले गया था, तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, इमिट कर देता है, यानी कि डी एक्साइट करता है। तो इसी तरह से आपके पास जो आपका न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो न्यूक्लियस भी शुरू में एक्साइट होता है, और एक्साइटेशन से वो न्यूक्लियस वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ये अपना न्यूक्लियस जो है वो डी एक्साइट करता है, और डी एक्साइटेशन की वजह से उसमें से गामा रेडिएशंस निकलती हैं, और उन गामा रेडिएशंस के निकलने की वजह से आपके पास जो गामा रेज हैं रेडियो एक्टिविटी में वो प्रोड्यूस होते हैं, और इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ दी न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करता है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो गामा रेडिएशन आर इमिटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, एक्साइटेशन की वजह से नहीं बनेगी, ये चीज़ें याद करनी है। एब्जॉर्ब्ड डोज इज़ डिफाइंड एज, तो ये आपके पास होता है एनर्जी ओवर मास के इक्वल, ठीक है, एनर्जी ओवर मास के इक्वल। अच्छा, आपसे एक चीज़ बोली गई है, अब दूसरा प्रॉब्लम है, क्या है इसमें कि कंसीडर ए रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 1 मिनट, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसकी हाफ लाइफ 1 मिनट है। इफ़ वन ऑफ द न्यूक्लियर डिकेस नाउ, अगर उसमें से एक न्यूक्लियस अभी डिके कर रहा है तो नेक्स्ट विल डिके, तो नेक्स्ट कब डिके करेगा। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छी एक लाइन लिखी हुई है। वैसे फिजिक्स में आपको जनरली बोलता हूँ कि जनरली पढ़ो, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन है ये पंजाब टेक्स्ट बुक में अच्छा लिखा हुआ है और इजी लिखा हुआ है, सिंपल। तो उसमें से अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। वैसे आप खुद के टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ सकते हो, KPK में से भी पढ़ सकते हो, सिंध में से भी पढ़ सकते हो। मैं भी सिंध का ही जो है वो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट तो अभी नहीं हूँ, खैर मतलब अभी MD के स्टूडेंट तो नहीं हूँ, खैर। तो अभी सुने, तो इसमें आपके पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है कि आपके पास अगर 10 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, 10 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको इस तरह से सपोज करो, अगर आपके पास 10 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो अगर एक डिके कर रहा है अभी, तो ये तो पता है आपको कि ये अगर मैं इसको बोलूँ कि हाफ़ लाइफ कितनी है, अगर मैं इसकी बोलूँ, अगर हाफ़ लाइफ इसकी 1 सेकेंड है, यहाँ पर इसने 1 मिनट दी है, चलो मैं 1 मिनट रख लेता हूँ। अगर इसकी हाफ़ लाइफ 1 मिनट है तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये 1 मिनट के बाद ये पूरे आधे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये आधा मतलब ये डिके करेगा या ये डिके करेगा, ये डिके करेगा, ये डिके करेगा। तो इसकी हमारे पास गारंटी नहीं है। जैसे कि एक और दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, वो कौन सी है कि आपको तो एक शहर है जिसमें डेली मतलब 10 बंदे मरते हैं। अब ये तो आपको पता है कि हर उस शहर में मतलब डेली 10 बंदे मरते हैं, लेकिन कौन से 10 बंदे मरेंगे ये तो पता नहीं है ना, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसकी वजह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियस डिके करेगा या जो नेक्स्ट एटम डिके करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो किसी भी टाइम डिके कर सकता है। तो आफ्टर एनी टाइम दिस विल डिके। तो ये आपने चीज़ याद करनी है। एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा MD के अंदर कि कौन सा डिके करेगा, कौन सा बंदा कब मरेगा। आपसे यही सवाल पूछेगा कि आपके पास श्योरिटी है कि मतलब आप बता सको, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है।
इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसकी वजह से हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि अभी जो है ये न्यूक्लियस या ये एटम डिके करेगा, और ये डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है। तो जिसको एग्जाम्पल से चिढ़ लग रही है तो वो बुक देख ले। अच्छा, द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ 0.01 पर सेकेंड इफ़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज़। अब देखो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टी हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है वैल्यू 0.01। तो इस 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये 0.693 लिखा हुआ है और इसके नीचे ये क्या आ जाएगा, ये है 0.01। अब ये मैं 0.01 को, इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर 2 डिजिट आगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 × 10 पावर -2, 1 × 10 पावर -2, सिंपल है। अब ये पावर को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये पावर बन जाएगा प्लस के अंदर। तो जब ये प्लस के अंदर बनेगा तो इसकी आंसर क्या आएगी, 69.3 सेकेंड्स विल बी दी हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। कैंसरियस टिश्यू के लिए और थायराइड के लिए तो आपको पता है थायराइड पर क्या कौन सा जो एलिमेंट है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो होता है आयोडीन। तो अब कैंसर को ख़त्म करना है तो हम उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज पेरेंट न्यूक्लियस 232X हाउ एंड लास्ट डॉटर न्यूक्लियस इज़, मतलब एक आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन सा 232 और ये आपके पास 94। अब इसमें से क्या हो रहा है, एक डाटर न्यूक्लियस बन रहा है, और डाटर न्यूक्लियस कौन सा है, उसके पास एटॉमिक मास है उसका 208 और एटॉमिक नंबर है 84। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल बताओ कि कितने इमिट होंगे। अच्छा, तो आपने ये किस तरह से करना है, अब इसमें से देखो, इसमें से ये यानी कि 32 में से कितना चला गया है, ये 32 में से 8 तक चला गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें से 6 अल्फ़ा इमिट हुए हैं, तो 6 अल्फ़ा इमिट हुए हैं कि इसका मतलब ये है कि इसका जो मास है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ किया होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज़ किया हुआ, 4 टाइम्स इसका मास जो है वो डिक्रीज़ किया हुआ होगा। अब किस तरह से होगा, क्योंकि अल्फ़ा का मास कितना है 4 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मास कितना आएगा 24। अब आपने क्या करना है, ये 232 में से ये 24 माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो ये 8, 2 में से 2 0 और ये आपका 2, यानी कि 208 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कंफर्म हो गई कि इसमें से 6 अल्फ़ा निकलें। तो अब देखो ऑप्शन सारों में, यानी कि 2 ऑप्शंस में आपके पास 6 अल्फ़ा मौजूद है। अब आपने बीटा चेक करना है, तो अगर इसमें से आपने 6 अल्फ़ा निकालें तो इसका मास कितना हो गया 208, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर, एक अल्फ़ा के पास कितनी चार्ज होती है 2, तो 6 अल्फ़ा के पास कितनी चार्ज होगी 12। तो ये 94 में से आपने क्या करना है, 94 में से ये 12 माइनस करना है। तो 94 में से आपने 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 और ये 9 में से 1 गया तो ये आपके पास 8। अब देखो, अब ये आपके पास है 82, यानी कि ये आपके पास जब 6 अल्फ़ा निकले तो उसके बाद आपकी चार्ज बन गई है 82। अब 82 से आपके पास ये 84 बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से बीटा निकले हैं और चार्ज कितनी बड़ी है 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 2 पार्टिकल्स बीटा के भी निकलेंगे, यानी कि 6 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। तो ये मैंने वे आपको बता दिया, पिछले क्वेश्चन वगैरह के अंदर भी मैंने आपको ऐसा ही एक प्रॉब्लम वगैरह करवाया है, तो उसके हिसाब से जो है आप देख लोगे और कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर मेजरिंग दी डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट किसके लिए होती है, नंबर ऑफ, यानी कि रेट ऑफ, अब इसको किस तरह से बोलूँ, एक्टिविटी अपॉन टाइम। इसकी पूरी डेरिवेशन है एक छोटी सी, वो आप करते भी हो, ए इज इक्वल्स टू माइनस डिके कांस्टेंट इंटू एन। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल आपके पास डेल्टा एन अपॉन एन, सॉरी अपना डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू एन। तो इस एन को इधर लेकर आओगे तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये आपके पास लेमडा बन जाएगा, ये पहले फॉर्मूले वाला।
तो ये आपने इस तरह से कर लेना है। अच्छा 1 एस वी क्या होता है, ये स्वेजबर्ग होता है, वेजबर्ग, और ये किसके इक्वल होता है, ये 1 ग्रे इंटू RBE। और ये पंजाब टेक्स्ट बुक के लास्ट जो पेराज हैं उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं, वहाँ से ये कर लेना, क्या पता इनमें से क्वेश्चंस आ जाएं। अच्छा द वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू पूछ रहा है और ए किस पर है, कार्बन पर, फॉलोइंग रिएक्शन में। अब ये बेरिलियम और हीलियम मिल रहे हैं आपस में। तो एक चीज़ देखो, इक्वेशन हमने पढ़ी है कि ये अपना मास लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ें होती हैं वो राइट साइड के इक्वेशन पर इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर बेरिलियम में आप 4 मिलाओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 13। अब देखो पहले ये बेरिलियम का 4 मिलाओ, बेरिलियम का 4 मिलाओ, 4 + 2 कितना हुआ, 6। तो कार्बन का 6 तो आ गया। अब एक न्यूट्रॉन भी है आपके पास, एक क्या है आपके पास, एक न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन पर देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं होती, इसका सिर्फ और सिर्फ मास है 1। तो यानी कि इसका मास 1 माइनस हो गया यहीं से, चार्ज इसके पास कोई नहीं है फ़िलहाल तो क्या वैसे ही नहीं होती। अच्छा तो ये 4 + 2 ये कितना आया, 6। तो चार्ज तो कंप्लीट 6 ही रहेगी दूसरी इक्वेशन के दूसरे साइड भी, तो वो तो कार्बन के पास ऑलरेडी है। लेकिन 9 + 4, तो मसला है इसका, 9 + 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 9 + 4 करोगे तो ये आना चाहिए था 13। लेकिन 13 में से एक चार्ज जो है वो बाहर चली गई है, किसकी तरफ, न्यूट्रॉन की तरफ। तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए 12। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। जो चीज़ें समझ ना आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पर पूछ सकते हो, ग्रुप भी, अगर जिनको ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज वगैरह कर लें, मेरा नंबर व्हाट्सएप शेयर किया हुआ है। ठीक है, और कुछ दिनों से मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा कि एक वीडियो वगैरह बना दूं ताकि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट काफ़ी MD के हवाले से वो आपको हेल्प करें। ठीक है, तो इसकी वजह से 2-3 दिन हमने ग्रुप वगैरह भी नहीं खोला, तो अभी ग्रुप की टाइमिंग वगैरह भी इंक्रीज़ करेंगे, उसके हिसाब से आप ग्रुप में फ़िज़िक्स के हवाले से डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसका अपना वीडियो वगैरह का रिव्यू वगैरह मुझे कमेंट्स वगैरह में दे दिया करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर वगैरह किया करो ताकि सबका जो है वो म्यूचुअली फ़ायदा हो। ठीक है, तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2, पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है 0.693 के इक्वल। नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो होता है वो 0.693 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस टी हाफ को और लेमडा को इक्वल रखूँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 के, यानी कि लॉग नेचुरल 2, तो ये लेमडा उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो आपके पास वही फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, 0.63 लेमडा। तो ऑप्शन जो है इसका क्या बनेगा करेक्ट, ऑप्शन इसका ए जो है वो विल बी द राइट आंसर। अच्छा, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज इन्वॉल्विंग 2 अल्फ़ा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। एक आपके पास सीरीज़ गिवन है, उसमें से बोल रहा है कि 2 अल्फ़ा निकले हैं और 1 बीटा निकला है। तो अब आपके पास जो एलिमेंट बचेगा या बनेगा वो बताओ कि कौन सा है। तो जब 2 अल्फ़ा निकलेंगे तो 1 अल्फ़ा से कितना मास डिक्रीज़ होना चाहिए, मास 4 डिक्रीज़ होना चाहिए। तो 2 अल्फ़ा से कितना मास डिक्रीज़ होना चाहिए, 8। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो बाकी ऑप्शन किसी में भी 9 प्रेजेंट नहीं है, बाकी ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब अल्फ़ा वगैरह बाकी सारे कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन वगैरह में किया है। अच्छा, सैंपल कंटेन्स 16 ग्राम, एक सैंपल है उसमें 16 ग्राम से, हाफ लाइफ ऑफ विच इज़ 2 days। आफ्टर 32 days द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट इन दी सैंपल। अब इसकी मटीरियल की हाफ लाइफ कितनी है, 2 दिन, और 32 दिन गुजर गए हैं। तो टोटल टाइम कितना है, 32, और दिन टोटल टाइम कितना है, 32, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 2। तो इसकी मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 16 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो एन नॉट अपॉन 2 पावर 16। अब एन नॉट किसके इक्वल है, एन नॉट है आपके पास 16 के इक्वल। तो 2 पावर अगर मैं 16 लिखूँगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32, और इस तरह से पता नहीं क्या वैल्यू आ जाएगा। तो जब ये इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये ऑब्वियसली लेस देन 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, और ये बाकी आप खुद से आगे करके वेरीफाई भी कर सकते हो। जिस किसी को किसी भी क्वेश्चन वगैरह में डाउट हो या लग रहा हो, क्योंकि करने में आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझसे भी गलती वगैरह हो सकती है, तो आप जो है वो मैसेज वगैरह कर दिया करो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो आप मुझे बता सकते हो। और काफ़ी टाइम मैंने फ़िज़िक्स वगैरह तो नहीं पढ़ी, मैं आपको जनरली पढ़ा रहा होता हूँ चीज़ें, और ऐसा सच मेरी कोई फ़िज़िक्स में डिग्री नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आई एम एन MBBS स्टूडेंट, और मेरा अपना सेकंड ईयर चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो इसी वजह से अब जो कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे पास थे वही मैं आपको बता रहा होता हूँ, ताकि आपकी जो है फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो। काफ़ी जो आपके पास मसले आते हैं वो ना आए आपको, या जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती थी मैं किसी से पूछ नहीं पाता था, तो मैं मतलब वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और को वो मसला ना हो। ठीक है। परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अगर आपके पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो उसकी परसेंटेज कितनी बाकी रहेगी। तो n किसके इक्वल मिलेगा, n/n0/2 नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ये उसका फॉर्मूला है। तो 5 हाफ लाइफ्स गुजर रही हैं, तो 5 मतलब ये कि इसके नीचे क्या आएगा, 64 आएगा या 32 आएगा, तो ये इसके पास आएगा 2 पावर 5। तो इसको यहाँ पर छोटा सा करके लिख लेते हैं, 2 2 2 इंटू 2 इंटू ये 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 16 32, तो ये 32 आएगा। तो इस n/32 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0.03 के अराउंड आएगा। तो इसकी अगर परसेंटेज निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगी 3%। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैंने आपको वे बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, फिर अगर बाकी आप खुद से कर सकते हो। अगर मुझसे कहीं लिखने में गलती वगैरह हो जाए तो फिर वो आप बता सकते हो। बाकी आपके पास वे पता है, आपको चीज़ें सारी पता हैं, वो आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है। रेडियोएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड के अंदर रेडियोएक्टिविटी 1/64 जो पहले हो रही थी n0, मतलब पहले जो रेडियोएक्टिविटी हो रही थी वो 60 सेकेंड के बाद 1/64 टाइम्स हो रही है। तो हाफ लाइफ बताओ। तो ये भी सिंपल है, जो पहले हमने किया था। किस तरह से करोगे, अब देखो रेडियो एक्टिविटी, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, n = n0/2 अब ये जो n0 ये किसके इक्वल बन रहा है, ये बन रहा है 1/64 के, 1/64, और ये n0 ओरिजिनल इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसको मैं 1/64 लिखूँ या n0/64 लिखूँ, बात एक ही है। अच्छा, अब इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको 60 सेकंड लग रहे हैं। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ये 64 लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, n0/2 n0/2 का मतलब ये है कि ये 64 टाइम्स है। और ये 6 अगर मुझे पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि ये n की वैल्यू 6 है। और n किसको शो करता है, n आपको शो करता है यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को, यानी कि 6 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं। अगर 6 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, मुझे ये चीज़ पता चल गई, एक सेकेंड, अगर 6 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, ये मुझे चीज़ पता चल गई। और कितना उसको टाइम लगा है, उसको लगे हैं 60 सेकेंड्स जी, 60 सेकेंड्स। तो ये 6 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये कितना आएगा, हाफ लाइफ इसकी आ जाएगी 10 सेकेंड। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पिछले भी पीछे भी मैंने करवाए हैं, तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। सिंपल है, कोई मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ एब्जॉर्ब्ड डोज ऑफ द सैंपल 2 किलोग्राम एट एन अमाउंट ऑफ 100 जूल। अब ये मैंने क्या था थोड़ी देर पहले बताया, एनर्जी और मास। एनर्जी कितनी है 100 और नीचे ये 2, तो ये आएगा आपके पास 50 जूल पर केजी। ठीक है, जूल पर केजी को आप ग्रे भी बोलते हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो चेंज इन ए एंड जेड में कोई चेंज नहीं आता ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय द इमिशन ऑफ। इमिशन अगर करें किस चीज़ की, गामा पार्टिकल की, गामा निकलता है, तो इसमें कोई आपके पास चेंज वगैरह नहीं आती, ना एटॉमिक मास के अंदर, ना ही एटॉमिक नंबर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखें 90 स्ट्रोंशियम 38 और 90 39 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बीटा एमिट होगा, और बीटा मास अपना नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसमें ये नेगेटिव बीटा जो है वो नेगेटिव बीटा बाहर निकलेगा, तभी ये इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटीरियल सब्सटेंस एट टाइम 0, जब टाइम 0 है तो रेडियो एक्टिव मटीरियल की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी है, 8 × 10 पावर 4। इट्स हाफ लाइफ इज़ 3 ईयर्स। तो टी हाफ किसके इक्वल है, टी हाफ लाइफ 3 ईयर्स के इक्वल है। द नंबर विल रिमेन आफ्टर इंटरवल, मतलब कितने टाइम के बाद ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कितने टाइम के बाद ये नंबर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 × 10 पावर 4 के। तो अब एक चीज़ देखें,
आपको ये बताना है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अगर 8 को में अगर एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये 8 कन्वर्ट हो जाएगा 4 के अंदर, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये 2 के अंदर, तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये 1 के अंदर, यानी कि 1 × 10⁴ बन जाएगा। अब कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं? ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखो एक हाफ लाइफ 3 साल की है तो 3 हाफ लाइफ कितनी होंगी? 9 साल की। तो 9 साल के बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 × 10⁴ बन जाएगी। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9 years। अच्छा, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज़ ओनली 132 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर लैप्स ऑफ 60 days। तो ये भी उसी तरीके पर होगा, n/n0, n=n0/2n रखोगे। और 32 के लिए क्या होना चाहिए? 32 के लिए 5 होना चाहिए। तो 5 n की वैल्यू मिल गई आपको 5। अब 5 हाफ लाइफ गुजरने के 5 हाफ लाइफ कितने टाइम में गुजर रही हैं? 60 days में। तो एक हाफ लाइफ कितने में गुजरेगी? 12 दिन में। तो ये आप कर लोगे इस तरह से। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके। अब किस तरह से हो रहा है? x जो है वो 200 में से, और ये 90 है आपके पास, ये कन्वर्ट हो रहा है x 168 में से, और ये 80। अच्छा, इसमें क्या होगा? अब देखो, अगर इसमें से 8 अल्फ़ा निकल गए, तो एक अल्फ़ा का मास कितना होगा? 4। ठीक है, 8 अल्फ़ा, तो एक अल्फ़ा का मास कितना होगा? 4, और नंबर कितना है? 2। तो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? ये बनेगा 32। तो इस 200 में से अगर 32 निकालोगे आप तो ये कितना आएगा? 168। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 8 अल्फ़ा ही निकले हैं। अब 8 अल्फ़ा तो निकले हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है? इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 क्या है इसके पास? एटॉमिक नंबर। तो इसमें से क्या करोगे? इसमें से 16 माइनस करोगे आप। किस में से? 16 माइनस करोगे आप एटॉमिक नंबर में से। एटॉमिक नंबर में से 16 आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू जो आएगी वो कौन सी आएगी? 10 जाएगा इसमें से। अच्छा, तो इसमें से क्या होगा? ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 84। एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। अब 84 में से ये वैल्यू गई है किसकी तरफ? 80 की तरफ। ठीक है, इसको दोबारा से करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, ये 84 नहीं बल्कि ये 74 बनेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, 74। अच्छा, अब देखो 74, अब 74 में से गया है ये 80 की तरफ। तो मैंने बताया था कि अगर मास इंक्रीज़ करना है, सॉरी अपना एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज़ करना है तो डिके यानी कि बीटा डिके जो होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव बीटा के अंदर क्या होगा? मास अपना इंक्रीज़ करेगा। तो कितने बीटा एमिट होने चाहिए? तो 74 में से अगर आपको 80 तक जाना है तो 6 बीटा। तो इसका मतलब ये है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 अल्फ़ा और 6 बीटा। सो डी विल बी दी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन एन हाइड्रोजन एटम इमिट्स फोटॉन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फोटॉन अगर फ्रीक्वेंसी का निकलना है तो आपने किस तरह से करना पड़ेगा? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस जितना शुरू में आप देखते हो ना, न्यूक्लियस के करीब होते हो जब, तो ये अगर पहला शेल है और ये दूसरा, तो इसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होता है। तो अगर इनके दरमियान ट्रांजिशन होगी ना तो हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनके दरमियान क्या होगा? डिफरेंस, फ़िलहाल ये समझ लो कि इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, और जितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा उतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटॉन निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप दूर जाते हो ना तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है लेकिन डिफरेंस का वैल्यू जो है वो कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो मैंने बोला कि करीब करीब जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ट्रांजिशन होनी चाहिए किस में से? N2 में से N1 की तरफ। अब आपके पास N1 और N2 दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक ये है N1 से N2 की तरफ जा रहा है, और दूसरा ये है कि N2 से N1 की तरफ जा रहा है। तो याद कर लो, जब हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की तरफ आता है तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन करता है। अगर आप इसको N1 से N2 की तरफ भेजोगे तो ये एनर्जी लेकर फिर आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम इमिट तब करेगा जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? हाफ लाइफ इज़ ऑफ 5 days इफ़ वी स्टार्ट 50,000 atoms of this isotope
द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 10 days, हाफ लाइफ कितनी है, 5 दिन है। 10 दिन के बाद बताओ एटम्स कितने बचेंगे, अगर शुरू में 5000 हैं। अब देखो 2 हाफ लाइफ गुजर रही हैं, 2 हाफ लाइफ का मतलब ये है कि पहले एटम थे कितने, 50,000 एटम्स थे, तो एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25,000। दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये कितने हो जाएंगे, 12,500। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस 2 के साथ डिवाइड करते जाओ, ज़्यादा गेम नहीं समझ आ रही तो बस डिवाइड बाई टू ये करते जाओ। हाफ लाइफ 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, उसको घुमाते जाओ। अच्छा, ये यहाँ पर जो 103 लिखा हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली 10 पावर 3, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 10 पावर 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1 सेकंड, देन द रेट ऑफ डिके आफ्टर 2 सेकंड। अब वही चीज़ घुमा रहा है बार बार। अब आपको बोल रहा है कि आपके पास 1000 एटम है, उसकी हाफ लाइफ है 1 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बताओ कितना होगा। तो 1 सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, और दूसरे सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। यही पूछा है और यही इसका आंसर है, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, द थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू, थोरियम याद कर लो कि ये बीटा पार्टिकल की इमिशन के बाद प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। इन द गिवन आंसर, इन द गिवन रिएक्शन, आपके पास एक अपना एटम है A इंटू जेड, उसमें से देखो ये Z की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है प्लस, यानी कि बीटा एमिट हुआ है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड इन दी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बतानी है। पहले तो क्या एमिट हुआ, बीटा से कैसे पता चला हमें कि Z की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। अच्छा, Z की वैल्यू बढ़ गई तो पॉजिटिव बीटा निकला है या नेगेटिव बीटा, नेगेटिव बीटा। ये बात समझ लेनी है आपने। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि दूसरा आपके पास Z एक घट रहा है और अल्फ़ा जो है 4 घट रहा है, मतलब अपना एटॉमिक मास 4 घट रहा है और Z 1 घट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा आपके पास अल्फ़ा एमिट हुआ है। अच्छा, तीसरा देखो ये यहाँ पर K की वैल्यू जो है वो यहीं पर भी सेम है। इसका मतलब ये है कि तीसरा कुछ भी नहीं निकला, यानी कि मास और अपना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन पार्टिकल तो कोई निकला हुआ होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं, तो गामा निकला होगा, तो बीटा, अल्फ़ा एंड गामा। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज़ 4.8 इंटू 10⁻⁴ पर ईयर, इट्स हाफ लाइफ विल बी। तो ये सिंपल सवाल है, उसके हिसाब से ही कर लोगे कितना, टी हाफ लाइफ 0.693 अपान, और इसी फार्मूले से जो है कर लोगे आप लोग। इसमें इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पिछले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसी पर ये भी सेम पैटर्न पर है। अगर नहीं हो रहा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एन आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइजेज वुड इन द प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर एंड फाइंड्स C14 जिसकी हाफ लाइफ है कितनी, 5700 ईयर्स, C12 ओनली कितनी है, 1/4। तो एज ऑफ वुड बताओ। तो ये यही फार्मूला लगेगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा, पहले रेशो लिख लो, C14 का, C14 to C12 आपके पास जो था वो किसके इक्वल था, 1/4 के। और आपके पास जो एक फार्मूला है N/N0 वो किसके इक्वल है, 1/2 पावर ये T/D। अच्छा, कैपिटल D किसको शो करता है, ये आपके पास हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ कितनी है, 5700। और ये T जो है ये आप निकालोगे तो ये आपको पता चल जाएगा एज ऑफ वुड आपको मिल जाएगी। अच्छा, N/N0 तो किस तरह से निकालोगे, N/N0, और ये किसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पर ये जो C14 है और C12 ये N/N0 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू रखो या 1/4 रखो, बात एक ही है। तो 1/4 को मैं किस तरह से 1/2 पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/2 पावर 2। और ये किसके इक्वल है, 1/2 ब्रैकेट T/5700। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो ये 1/2 और ये 1/2 ये बेस बिल्कुल सेम है, तो आपके पास क्या होगा, ये 2 विल बी इक्वल टू T/5700, या इस तरह से भी कर सकते हो, 1/2 में कैंसिल, तो 2 विल बी इक्वल टू T/5700। तो T को 5700 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 0 0, ये 4 और ये 1, ये अपना 10 और ये 11,400 विल बी दी राइट आंसर एंड दी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लास्ट वाला जो है वो ग्राफ है, सिंपल आपसे पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियाइड, द रेट ऑफ डिके ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिविटी का ग्राफ पूछ रहा है, तो एक्टिविटी का जो ग्राफ है वो
ये वाला ग्राफ है, और ये एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल हो जाती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल टू कम्प्लीटली डिके या 100% डिके होने के लिए कितना टाइम चाहिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। या इसको दूसरे तरीके से इस तरह से बोला जा सकता है कि नो एनी एटम डिकेज 100%। कोई भी डिके नहीं करता, अगर डिके होना है उसको तो उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ठीक है, सो ये थी आपकी 2 चैप्टर्स की अच्छी खासी रिवीजन, और प्लस में उसके एमसीक्यूज़ भी किए, कुछ फार्मूलाज और ट्रिक्स वगैरह आपको मैंने भी बता दी। और प्लस में ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा वगैरह देगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लेक्चर्स वगैरह बाकी चीज़ें सारी यूट्यूब से काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से या वर्कशीट्स के हिसाब से ऐसी काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती। तो इसी वजह से आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, के मैं आपको कुछ चीज़ें जो आपको बेनिफिशियल हों वो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, सो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह आप अपने दीजिएगा, प्लस में अपने दोस्तों वगैरह के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।